अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं। आप सबके मैंने देखे हैं जो आपने फॉर्म्स फिल किए थे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत कुछ प्रोफेशनल्स हैं और कुछ अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं और सभी डिसिप्लिन से थे स्टूडेंट्स। डीपीटी के भी थे, न्यूट्रिशन के भी थे और बाकी प्रोफेशनल डिग्री जो है उनके भी थे। तो हम इकट्ठे स्टार्ट करेंगे, सारी डिग्रीज मिलके एक टॉपिक सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम सबकी लर्निंग होगी और सब हम मिलके डिफरेंट फील्ड के डिसिप्लिन के एक पेशेंट को अगर आपके पास आता है तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आप डीपीटी के भी हैं तो आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर ही आप किसी एक पेशेंट को बता भी सकते हैं, अवेयर भी करवा सकते हैं कि वो किस तरह रिवर्स कर सकते हैं थ्रू डाइटिशियंस एंड फिजिशियंस। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ एलेबोरेट कर दूँ कि अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप सब अल हदीद को तो जानते होंगे। क्या आप न्यूट्रीविज को जानते हैं? मुझे आपने रिस्पॉन्स देना है, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक हो गया। हमाद भाई, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हुई है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ न्यूट्रीविज का। इसका इंशाल्लाह सेशन भी होगा जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। आप सबके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ, जैसे आपको इसके नेम से भी पता चल रहा होगा, न्यूट्रीब्रिज ब्रीज के हम इसमें इंशाल्लाह इसको इसके जो मिशन और इसका जो गोल है वो ये है कि हम न्यूट्रिशन की फील्ड में उस तरह काम करें जिस तरह हमें काम करना चाहिए और हमने सारी गाइडलाइंस अपने जो हमारी इस्लामिक टीचिंग्स हैं उधर से हम लें। हम सारी अपनी गाइडलाइंस लेते हैं मॉडर्न न्यूट्रिशन से, लेकिन मॉडर्न न्यूट्रिशन हमारी बेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी बेस जो होनी चाहिए वो हमारा कुरान पाक और हदीस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल देके बताती हूँ। हमें मॉडर्न न्यूट्रिशन बताती है कि आपने मॉडरेशन में खाना है, इसके प्रिंसिपल्स में है। ठीक है, आपने बैलेंस्ड खाना है और आपने इसका मतलब ये होता है मॉडरेशन का कि आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी। ठीक है, और बैलेंस खाना मतलब आपने हर चीज़ लेनी है। फिर इसके अलावा और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, वैरायटी में खाना है। लेकिन अगर हम इस्लाम में देखें ना तो कुरान पाक में आता है खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। ठीक है, अ, इसका मतलब ये है कि इस आयत पे अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमें ये कह दिया है खाओ पियो मीन्स आप वैरायटी में खाओ, मतलब आप कुछ भी खा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब हलाल होना चाहिए, ये भी आयत है, हलाल में आप कुछ भी खा सकते हो। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन हमें वैरायटी का बोलती है, कुरान पाक भी हमें वैरायटी का ही बोल रहा है। ठीक है, फिर साथ में बोला है कि इसराफ ना करो। इसका मतलब है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन में भी हमें यही कहती है कि आपने मॉडरेशन में खाना। ठीक है, तो हमें
अपने जो असल प्रिंसिपल्स हैं वो हमें कुरान पाक से लेने हैं, ठीक है, और हदीस से लेने हैं। जैसे हदीस में बहुत सारे फूड्स के बारे में हमें पता चलता है, जैसे मॉडर्न न्यूट्रिशन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए अभी तक कोई फूड्स नहीं डिफाइन, कि अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है, वो एंग्जाइटी को इस तरह के फूड ज़रूर बताते हैं जो बायोकेमिकल नेचर चेंज कर सकते हैं हमारी बॉडी में, लाइक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो उसको रिड्यूस करने के लिए फूड्स बताए जाते हैं ताकि एंग्जाइटी थोड़ी कम हो सके, डिप्रेशन कम हो सके। बट वो ये नहीं बताते मॉडर्न न्यूट्रिशन में कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसमें स्पिरिचुअल हीलिंग है, ठीक है, ताकि एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो ही ना। लेकिन हम अगर हदीस में देखें तो उसमें ये हमें ये पता है ना कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें डिफाइन नहीं हुई है। तो इसमें हदीस में हमें मिलता है कि जैसे बहुत सारे फूड्स हैं, तलबीना इज़ वन ऑफ देम, कि जिसमें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गम को कम करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिप्रेशन का कोई पेशेंट आता है, एंग्जाइटी का आता है, तो उसे तलबीना देने से अच्छा उसमें स्पिरिचुअल हीलिंग अल्लाह ताला ने रखी है, ठीक है। तो हमें अपनी सारी गाइडलाइंस उधर से लेनी है और हमें अपनी न्यूट्रिशन फील्ड में एक्सेल करना है ताकि हम अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसको सही मानों में प्रैक्टिस कर सकें। तो न्यूट्री पेज में बेसिकली हम सही नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और हम इसमें अपनी नई रिसर्चेस खुद बनाएंगे एविडेंस बेस्ड। तो इसके डिफरेंट पिलर्स हैं, वो इंशाल्लाह उसमें मैं डीपली बताऊंगी आप सबको। लेकिन ओवरऑल बताया जाए तो इसमें एक पब्लिक जो हमारी जैसे कम्युनिटी है, पूरा पाकिस्तान है, सारे तो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है ना, लेकिन जब उन्हें यही अवेयरनेस नहीं होगी व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीज एंड हाउ टू ट्रीट द डिजीज, ठीक है, तो उन्हें फिर ये नहीं पता चलेगा कि डाइट कोई रोल प्ले करती है। तो अवेयरनेस देना, ठीक है, उसमें डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की जाएंगी, अवेयरनेस देना। फिर दूसरा है कि न्यूट्रिशनिस्ट का मिल के एक जगह पे काम करना, ठीक है, एक गोल के लिए। गोल मैंने आपको बता दिया है कि हमने इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग सही प्रैक्टिस करनी है और ये बावर करवाना है कि हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी साइंस, हमें ब्लाइंडली फॉलो करना है इस्लाम, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे इसके मकासद हैं। हमने ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करना कि जो हमारे अपने हों, हलाल हों, हम बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, बल्कि हम खुद रिसर्च करके हम खुद प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट करें जिस पे काम हो भी रहा है, ठीक है। तो आज की वर्कशॉप भी एक आप सबको आप तो वैसे सारे मेडिकल फील्ड के ही हैं, तो आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है ताकि आपको एक सही नॉलेज मिल सके कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है। आज हम उस पर बात नहीं करेंगे कि कौन से पाथवेज जो है ना वो शामिल होते हैं, कौन से एंजाइम्स, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब हम ऐसे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको वो सीखना है तो आपके पास लिटरेचर मौजूद है, आपके पास पैथोफिजियोलॉजी की बहुत सारी बुक्स हैं, पहले आप फिजियोलॉजी पढ़ लें फिर आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लें, ठीक है। मतलब वो मुझे बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, वो तो लिटरेचर बड़ा पड़ा है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लिनिकली आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को किस तरह अंडरस्टैंड करना है और उसको रिवर्स किस तरह करना है। हम प्रैक्टिस की बात करेंगे, ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखिएगा ताकि मैं आपको सही कॉन्सेप्ट दूंगी जो इंशाल्लाह आप देखेंगे एट द एंड ऑफ वर्कशॉप के इतना इजी करके दूंगी, और जो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको आज तक कभी भी ऐसा मिला नहीं होगा, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के नेम से ही पता चल रहा है कि इंसुलिन तो है, बट जी रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी मैं। एक दफ़ा मुझे फिर कंफर्म करने दें हमाद भाई, आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। और एक चीज़ आपने और माइंड में रखनी है, आप क्वेश्चंस लिखते जाएं, ठीक है, मैं इंशाल्लाह एंड पे सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको नॉलेज दे रही होंगी ना, उस पर थोड़ा सा आपने होल्ड करके रखना है कि अगर मैं एक बात कर रही हूँ ना तो फ़ौरन से क्वेश्चन लिखने के बजाय आंसर का वेट करें, आगे आंसर आ जाएगा, फिर भी अगर आंसर नहीं आता फिर आप क्वेश्चन लिखें, ठीक है। तो इससे हम सबका टाइम बच जाएगा। चलें रिकॉर्डिंग हो रही होगी। चलें आपको मैं बताती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इंसुलिन मौजूद है बट वो
रेजिस्टेंस आ रही है उसकी वर्किंग में। इसके टाइटल से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रेजिस्टेंस जब आ रही होती है तो हो क्या रहा होता है। आप ये समझें कि जैसे हमें ये पता है ना कि ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये समझे कि ये जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है ये कहाँ पे हो रही होती है, ये मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मसल सेल्स, लिवर सेल्स, फैट सेल्स, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो अब इंसुलिन को ये एनर्जी प्रोडक्शन करवाने से पहले वो जो रिसेप्टर है ना उसके साथ जाके अटैच होना होता है, ताकि इंसुलिन हार्मोन पेंक्रियास की तरफ से आया, ब्लड में आया, और उसने जाके ये जो सेल्स हैं इनके इनके जो रिसेप्टर्स हैं वहां पे जाके अटैच होना है, और उस रिसेप्टर ने एक्टिव होना है, उसे सेंस करना है, और उसने ओपन हो जाना है, और जो ग्लूकोज है हमारी ब्लड में है वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ये समझें कि जो रिसेप्टर है ना वो एक लॉक है, ठीक है, और इंसुलिन एक की है, की लगती है तो रिसेप्टर जो है, लॉक जो है ना वो ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको इस तरह आपने अंडरस्टैंड करना है। अब होता क्या है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है ना तो ये जो डोर लॉक है ना ये रस्टी हो जाता है, ये जैम हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, ठीक है। जब वो सेंस नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, इंसुलिन तो आ गई लेकिन वो इतना जैम है कि वो इंसुलिन जो की है उसको वो सेंस नहीं कर पा रहा, तो वहां पे रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। और ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर नहीं जा पाता, और एनर्जी प्रोडक्शन का जो पूरा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और वो सारे प्रोसेसेस हैं वो नहीं हो पाते, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती। उससे क्या होता है कि खाना तो खा लिया है लेकिन खाना खाने के बाद फिर भी लिथार्जी फील हो रही है, 2 घंटे के बाद और ज़्यादा एनर्जी लो फील हो रही है, ठीक है, डिजीनेस हो रही है, फोगी माइंड हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर ही पड़ा रह गया, वो एनर्जी प्रोडक्शन हुई ही नहीं और एनर्जी मजीद मिली नहीं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब वहां पे ग्लूकोज गया ब्लड के अंदर, इसी तरह जब ग्लूकोज ब्लड में जाता है तो पैंक्रियास से इंसुलिन आता है। अब इंसुलिन को तो वो रिसेप्टर जो है वो सेंस कर नहीं रहा, तो पैंक्रियास को ये लगता है कि शायद इंसुलिन इनफ नहीं है, शायद इंसुलिन कम है, वो उसे मजीद प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जब वो मजीद इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, मोर एंड मोर इंसुलिन, उससे हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। अब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाना ही मेन इंसुलिन रेजिस्टेंस को वर्स करने की कॉज है। ये बात याद रखिएगा कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होती है तो उसमें जब पैंक्रियास सेंस करता है शायद थोड़ी है वो और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ये उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा वर्स कर देता है। वो जो लॉक है, रिसेप्टर है, ये उसको और ज़्यादा जैम कर देता है, ठीक है। इस तरह ये वाला प्रॉब्लम चलता है, ठीक है। अ, अब इसके दौरान होता क्या है कि जो लिवर है ना वो भी पैनिक हो जाता है, ठीक है। लिवर को लगता है कि पूरी बॉडी के जो सेल्स है ना वो स्टारवेशन में चले गए हैं, मतलब उन्हें एनर्जी मिल ही नहीं रही, वो पैनिक करता है और वो अपना रोल प्ले करने लग जाता है। वो जो ग्लाइकोजन उसके अंदर स्टोर्ड है वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ब्लड में रिलीज करना शुरू कर देता है। उसे ये लगता है कि पूरी बॉडी के पास ग्लूकोज शायद है ही नहीं, तो उधर से ग्लूकोज भी ज्यादा आ जाता है। इससे क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल जो है ना ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये इसी तरह है कि उसने तो लिवर ने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक काम किया, उसने पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने की कोशिश की, ठीक है, बैलेंस रखने की, क्योंकि लिवर का काम तो यही है। लेकिन उसके इस तरह करने से ये इसी तरह के जैसे कहीं पे आग लगी और उसके ऊपर और ज्यादा फ्यूल डाल दो, तो इसने ये वाला प्रॉब्लम किया कि और ज्यादा प्रॉब्लम को वर्स कर दिया, ठीक है। अब ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। अब होता क्या है, जब जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो ही नहीं रही, ठीक है। तो
जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब बॉडी ने देखिए अपना होम्योस्टेसिस हम हर सूरत मेंटेन करके रखना ही रखना है। हमने ये बात पढ़ी है, ब्लड ने अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना है। तो जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्लूकोज की बढ़ जाती है ना, तो बॉडी क्या करती है, वो उस ग्लूकोज को शिफ्ट करवा देती है, उसका पाथ जो है ना वो फैट सेल्स की तरफ, उस तरफ कर देती है। वहां पे जाके जो ग्लूकोज है वहां पे जाके वो फैट की फॉर्म में एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाता है। अब वहां पे ये होता है कि वेट गेन होता है। और एडिपोज टिश्यूज हमें पता है कि एब्डोमिनल रीजन में सबसे ज्यादा होता है, तो इसी वजह से पेट भरना शुरू हो जाता है। और इस चक्कर में यहाँ पे फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब जब फैट स्टोर होता है ना, तो फैट जहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्टोर होगा, विजरल फैट, ये बात याद रखिएगा कि वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो जब एक्सेस फैट स्टोर होगा तो वहां से इंफ्लेमेटरी केमिकल्स निकलेंगे, ठीक है। इंफ्लेमेटरी केमिकल्स इंटरल्यूकिन्स हो सकते हैं, साइटोकाइन्स हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वहां से एडिपोज टिश्यू से निकलेंगे और वो ब्लड के अंदर आ जाएंगे। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं, ये पूरी बॉडी में ब्लड के साथ मूव करते हैं, ठीक है। अब इसने जहां जहां जाना है ना, इसने डिस्ट्रक्शन करते जाना है। इसने पूरी बॉडी में, ये मैं आगे जाकर भी आपको बताऊंगी, ये चले यही बता देती हूँ कि ये पूरी बॉडी में सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, कि रप्चर करते रहते हैं हर सेल को, ठीक है। तो पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इंक्लूडिंग दोज रिसेप्टर्स, वो जो रिसेप्टर इंसुलिन को सेंस ही नहीं कर रहे थे, ठीक है, जिन जो जैम हो गए थे, उन पर हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से और जैम हो गए, ठीक है। जो पैंक्रियाज ने मोर इंसुलिन रिलीज की थी, फिर जो ग्लूकोज का प्रेशर लिवर ने बढ़ा दिया था, उसकी वजह से भी और वो मजीद डिसेंसिटाइज हो गए। फिर जो एडिपोज टिश्यूज ने ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज किए, उसने भी मजीद उसको जैम कर दिया, उन लॉस को, ठीक है। ये सर्कल चलता ही रहता है, ये विस्कस साइकिल है, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो नहीं रही, क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस कर नहीं रहे। इंसुलिन आई जा रही है पैंक्रियाज से, ग्लूकोज आई जा रहा है लिवर से, वो सारा स्टोर हो जा रहा है एडिपोज टिश्यूज में, वहां से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आई जा रहे हैं, और ये चलता जा रहा है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, ठीक है। जिसकी वजह से आगे सारे डिजीजेज होती हैं, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में डिफरेंट डिजीजेज, डायबिटीज होती हैं, टाइप 2, फिर पीसीओएस होते हैं, ओबेसिटी होती है, जितनी भी डिजीजेज हैं, फिर वो जब ये क्रॉनिक टाइम तक चलता रहता है, तो फिर वो किसी ना किसी डिजीज की शक्ल में अपेयर होता है। अब आपका बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट क्या प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, या मेडिकल प्रोफेशनल, आपने ये देखना है कि हमने जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, कि उसको एनर्जी नहीं आ रही पेशेंट को, वो कहते हैं मैं खाना भरपूर खाता हूँ, मैंने खाना खाया तो मेरा पेट भरा होता है, लेकिन मुझे एनर्जी नहीं आती, मैं खाना खाने के बाद भी थका थका ही रहता हूँ, ठीक है। तो आपका ये काम नहीं होना चाहिए कि आप उसको हाई कैलोरिक डाइट दे दें। आपका ये काम नहीं होना चाहिए कि आप उसको एनर्जी देने वाले फूड्स दे दें। नहीं, आपको सिम्टम्स को नहीं ठीक करना, ठीक है। उनका फोकस नहीं हो रहा तो आपने ऐसे फूड्स नहीं देने, आपने रूट को ठीक करना है, जो रूट कॉज है ना उसको ठीक करना। अब रूट कॉज क्या थी, वो रिसेप्टर थी, वो प्रॉब्लम जो था वो रिसेप्टर था, जो सेंस नहीं कर रहा था, जो इनएक्टिव हो गया हुआ था, जो जैम हो गया हुआ था, ठीक है, उसको ठीक करना है। अब हमने अभी तक ये तो बात की ही नहीं कि वो डिसेंसिटाइज कर हो होता कैसे है, कि वो कैसे सेंस करना छोड़ देता है, ठीक है। हमने अभी तक ये बात की है कि जब सेंस हो नहीं रहा होता उस रिसेप्टर से, तो क्या प्रॉब्लम होती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या हो रही होती है, कि डिजीज जो है ना वो एक प्रॉब्लम डिजीज में कन्वर्ट होता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो उस जो रिसेप्टर है उसे जो है ब्लॉक कर देती है, उसको जैम करती है। उसमें पहली चीज ये होती है कि आपके पेशेंट ने ना लॉन्ग टाइम तक
मतलब आपके पास अगर 40 इयर्स का कोई पेशेंट आता है ना ऐसा, या 35 इयर्स का, तो उसने अपने 20 से उस टाइम तक जो है ना हाई शुगरी फूड्स खाए होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी होती हैं, चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया होता है, उन्होंने वाइट शुगर बहुत यूज़ की होती है, पेस्ट्रीज, बाहर के खाने बहुत ज़्यादा यूज़, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है। ठीक है, तो उस टाइम उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। जब क्रोनिक टाइम तक आप हाई शुगरी फूड्स खाते हो ना, तो बॉडी में शुगर का ओवरलोड ऑल टाइम रहता है। ठीक है, तो जब ओवरलोड रहता है ना ऑल टाइम, तो बॉडी उसको होम्योस्टेसिस के अमल में रहती है एक लंबे टाइम तक, वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करती रहती है। इतना जब वो थक जाते हैं ना वो रिसेप्टर्स, कि देखिए ना एक मशीन है, आप उसमें कोई चीज़ डालें, ठीक है, कोई मशीन है जो पत्थर भी ग्राइंड कर देती है, फॉर एग्जांपल आपने उसको पत्थर भी डाले, पत्ते भी, हर चीज़ डाल के उसको ग्राइंड किया, अब आप उसको रेस्ट ही नहीं करने दे रहे, अब करते जा रहे हैं अगला बैच, अगला बैच, अगला बैच करते जा रहे हैं। आप देखिएगा वो मशीन जितनी भी अच्छी है ना, कि पत्थर तक आपको ग्राइंड कर देती है, लेकिन फिर भी वो एक टाइम आएगा कि वो जो है वो बंद हो जाएगी, वो आगे काम ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी इसी तरह है, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, वो रिसेप्टर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर वो मज़ीद काम नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो अब मज़ीद इंसुलिन आ रही है, शुगर आ रही है, वो उसको सेंस ही नहीं कर रहा। अब दूसरी रीज़न होती है कि सिर्फ हाई शुगरी फूड्स नहीं खाए होते, बल्कि अनहेल्दी फैट्स भी खाए होते हैं। लाइक बाहर का आप देखें जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, क्या उसमें प्रोसेस्ड ऑयल्स नहीं डलते? डलते हैं ना, और ऑयल्स उनके जो घी है या किस चीज़ से बना होता है, कितना अनहेल्दी होता है। सिर्फ फ्राइड फूड्स में नहीं, जो हिडन यानी बिस्किट हैं, केक्स हैं, चाहे वो आप बेकरी से फ्रेश ही लेके आ रहे हैं, आप देखिएगा अभी हर घर में ये जैसे ट्रेडिशन है कि नाश्ता में जो है, जब चाय के टाइम पे बिस्किट्स केक्स आएंगे, ठीक है, हाई टी पूरी होगी, ऑन द डेली बेसिस होती है। ठीक है, तो उस सब में हिडन जो फैट है वो अनहेल्दी है। अब वो 15-20 साल खाया होता है, तो उसके बाद बॉडी जो है ना थक जाती है। ये जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं ना, या ट्रांस फैट्स इसमें जो होते हैं, जैसे डीप फ्राई फूड्स में होते हैं, ये बॉडी में टॉक्सिक फैटी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए आपने कुछ भी खाया है, तो लिवर ने उसको मेटाबोलाइज करना है, मेटाबोलाइज करने के बाद उसने मेटाबोलाइट्स को ब्लड में रिलीज करना है। जब आप अनहेल्दी खाएंगे फैट को, तो टॉक्सिक फैटी मेटाबोलाइट्स ही रिलीज होंगे ब्लड में। ठीक है, अगर आप हेल्दी फैट्स खाएंगे तो हेल्दी फैट मेटाबोलाइट्स ही रिलीज होंगे ब्लड में। तो ये जो टॉक्सिक फैट मेटाबोलाइट्स है ना, ये भी डायरेक्टली उस सारे रिसेप्टर्स को जाके टॉक्सिक जो हुए उसको ये जैम कर देती है। अब तीसरी जो प्रैक्टिस हमने एक बड़े लंबे अरसे तक की होती है कि हमने एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल ही नहीं किया होता। लाइक आपकी बॉडी में ऑल टाइम स्ट्रेस चल रहा होता है, ठीक है, कभी नींद नहीं पूरी हुई, कभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ गया, या कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया, या आपने डाइट का ही स्ट्रेस दे दिया अपनी बॉडी को, जो मैंने आपको बताया हाई शुगरी फूड्स एंड अनहेल्दी फैट्स जो आपने खा रहे होते हैं, तो बॉडी ऑल टाइम स्ट्रेस में चल रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। उसको रिलीज करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं, जो कि प्लांट बेस्ड फूड्स में होते हैं, यानी जैसे सैलड हो गया, तो अगर आप वो खाए ही नहीं, ठीक है, हमने उसकी जगह जो है ना शॉर्मे में वो डाल लिए। अब शॉर्मे में जो है बाकी सारा अनहेल्दी है, उसकी जो ब्रेड है या उसका जो भी उसका चिकन पीस है, सब कुछ मायो वो सब अनहेल्दी है, उसमें हमने थोड़ा सा सैलड डाल के हम ये समझते हैं कि हम सैलड भी ले रहे हैं। लेकिन उस इतने ज़्यादा अनहेल्दी फूड में थोड़ा सा हेल्दी फूड क्या ही काम करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं किया होता। ठीक है, तो जब एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो जो मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, वो जब पूरी बॉडी में मूव कर रहे होते हैं, तो वो जो सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे होते हैं, जो रप्चर कर रहे होते हैं पूरी बॉडी में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वो जो लॉक्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो जैम होते जाते हैं और होते जाते हैं, ये काम चलता रहता है। चौथी रीज़न जो मेन है वो ये है कि ये सब तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखा हुआ है।
खाने पीने के बाद हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। जो मसल रिलैक्सेशन एंड मसल कंट्रैक्शन यानी जो मसल मूवमेंट है ना, जो हम फिजिकल एक्टिविटी से करते हैं, वो इस तरह काम करती है जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर का कोई लॉक जैम हो जाए तो आप क्या करते हैं, उस पर ग्रीस करते हैं ना, कोई ऑयल, ठीक है। वो थोड़ी देर बाद आप उसकी की लगाएंगे ना, तो की लगाते ही वो फौरन खुल जाएगा, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये इन रिसेप्टर्स के लिए ऑयल का काम करती है, ठीक है। कि जब मूवमेंट होती रहती है रिसेप्टर्स ठीक रहते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स पे जब भी की आएगी यानी इंसुलिन आएगी, वो फौरन से उसको सेंस कर लेंगे, ठीक है। तो जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल चल रहा है ना, तो फिर ये ऑयल नहीं, वहाँ पे ऑयल का काम नहीं, रोल प्ले नहीं किया जा रहा। तो क्या होता है कि वो लॉक्स जो है ना, वो रस्टी रस्टी और रस्टी होते जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से तो आपने देखा होगा कि फिजिकल एक्टिविटी दी जाती है। क्यों? फिजिकल एक्टिविटी से वो जो रिसेप्टर्स है ना, उन पे ये ऑयल का काम करती है और फिर वो सेंस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। ये मेन कॉजेज हैं उन रिसेप्टर्स के जैम हो जाने की, जो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, वो इंसुलिन को सेंस नहीं कर रहे और सारी जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आपको एक मैं सिंपल रूल बताती हूँ बीइंग अ डाइटिशियन, कि आपको कॉज देखना है और उसी को ठीक करना है। और कैसे ठीक करना है? इसका ऑपोजिट करके, ठीक है। जब आपको कॉज पता चल जाती ना, तो आपको समझ लें आपको ट्रीटमेंट भी पता चल गया। तो ये जो मैंने कॉजेज बताई हैं, इसका ऑपोजिट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप लो या लो कार्ब डाइट देंगे, हेल्दी फैट डाइट देंगे, आप एंटी इंफ्लेमेटरी फोर्स देंगे और आप एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, तो आपके ये इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको एक फॉर्मूला समझ लें प्रैक्टिस में, जो आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अब अगर मैं आपको ये सब बताने के बाद ये बताऊं ना कि ये इन अ नटशेल ये है क्या। इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक दिस इज नॉट जस्ट अबाउट शुगर लेवल्स, ठीक है। जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम आता है तो हमारे माइंड में शुगर आ जाता है, नहीं। दिस इज लाइक योर सेल्स हैव बिकम डेफ टू द हार्मोन इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन को लेके वो डेफ हो चुके हैं, जिसकी वजह से सारी पैथोफिजियोलॉजी हो रही है और डिजीजेज हो रही हैं और वो रिसेप्टर जो है ना रस्टी हो रहे हैं। हमने उसी को जो रिसेप्टर्स हैं उसी को ठीक करना है, उसी को फिक्स करना है, सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम अब मूव करते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो है कि आपको अब ये तो समझ आ गई ये होता क्या है। अब हमने डायग्नोस किस तरह करना है, ठीक है। पहला है लेकिन डायग्नोसिस हो गया ना आपको, तो आपको अब ये पता चल जाएगा कि आपको एक पेशेंट को किस प्रोटोकॉल से लेके जाना पड़ना है। जैसे डायग्नोसिस के लिए ना आपको कुछ टेस्ट चाहिए होंगे कंफर्मेशन के लिए, जैसे फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। आपने अगर इसमें भी मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि अगर आप ये कहेंगे ना कि हम फास्टिंग इंसुलिन जो है उसके टेस्ट की जो रिपोर्ट है, क्या वैल्यू होगी कि हमें पता चलेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्या वैल्यू होगी कि हमें पता चलेगा ये नॉर्मल है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। जो लिटरेचर होता है ना प्रैक्टिस में, आपको वो काम नहीं आता। आपको याद होना चाहिए, ये अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये सिर्फ यही गेम नहीं है। अगर आपको याद है दैट्स ग्रेट, ठीक है। आप कंपीट नहीं कर सकते किसी और को, लेकिन हमारा होता क्या है कि हमारा ना दिमाग इसी में घूमता रहता है कि हमें वैल्यूज ही नहीं पता। देखिए आज की रिपोर्ट इस तरह की है कि जब रिपोर्ट आती है उसके साथ लिखा होता है नॉर्मल या इंक्रीज एलिवेटेड, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज भी लिखी होती हैं। तो आपको समझना क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी सीखनी है, ठीक है। वैल्यूज याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वो पता चल जाएगा ना कि एलिवेटेड है या नॉर्मल, आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बताती हूँ, लेट सपोज अगर आपने अपने पेशेंट को बोला है कि आपने ना फास्टिंग ब्लड इंसुलिन टेस्ट करवा के लेके आना, तो वहां पे लिखा हुआ है नॉर्मल है,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम है ही नहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस का। लेकिन अगर वहाँ पे लिखा हुआ हाई, तो हाई की वैल्यू होती है लाइक फॉर एग्जांपल जो हाई इंसुलिन जब आती है ना ब्लड में, तो वो मोर देन 10 माइक्रोलीटर यूनिट पर ml होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी उधर लिखी होगी, और मोर देन 10 है तो वो कितनी भी 12 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन वहां पे लिखा होगा हाई। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइपर इंसुलिनीमिया का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्क्रीनिंग हो गई है, कि हमें एक साइन मिल गया है कि अर्ली डिटेक्शन हो गई है कि इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और पैंक्रियाज सेंस कर रहा है इस चीज़ को कि शायद इंसुलिन कम है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये है। ठीक है, यानी आपको ये पता चल गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ प्रॉब्लम जा रहा है। बॉडी में साइलेंट अलार्म चल रहा है अभी, चाहे सिम्टम्स आए या नहीं आए, चाहे डिजीज आए या नहीं आई, लेकिन इंटरनली साइलेंटली प्रॉब्लम जो है ना वो अपीयर होने की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है। अब जो है आपने देखना है नेक्स्ट, ब्लड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, अगर तो वो नॉर्मल आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी बॉडी होम्योस्टेसिस की स्टेट पे है, कि इंसुलिन के लेवल्स इंक्रीज रहे हैं, एलिवेटेड आए हैं, लेकिन ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स नॉर्मल आए हैं फास्टिंग में। इसका मतलब ये है कि बॉडी में बॉडी ना होम्योस्टेसिस के मोड में है, कि वो कवर करने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करके हाई जो ग्लूकोज है ना उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अभी सेल्स एग्जॉस्ट नहीं हुए। जो मैंने आपको बताया था ना कि पहले बॉडी जो है रिकवर करने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस अभी आई नहीं है, बट आने वाली है। ठीक है, अभी बॉडी के जो रिसेप्टर्स है ना वो एग्जॉस्ट नहीं हुए, लेकिन वो ओवरवर्क जरूर करें, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर जो हाइपर ग्लाइसेमिया आ गया, ठीक है, आपको रीडिंग मिली है, तो जो कि हमें पता है 140 मोर देन 140 mg/dl होती है फिगर इसका। ठीक है, तो अब अगर इंसुलिन भी हाई आ गई, ब्लड ग्लूकोज भी हाई आ गया, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस हो चुकी है। ठीक है, इंसुलिन ने ज़्यादा आके वहाँ पे रोल प्ले करने की कोशिश की, लेकिन वो इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं कि अब वो मजीद काम नहीं करे, और वहाँ पे ग्लूकोज भी एक्यूमुलेट होता जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, आपको इंटरप्रेट करना आ गया। अब आपको ये पता चल गया, क्वालिटेटिव डाटा आ गया आपके पास कि रेजिस्टेंस हो गई। अब आप हो डाइटिशियन, अब आपने या आप मेडिकल प्रोफेशनल हो, तो आपने ये देखना है कि हुई कितनी है इंसुलिन रेजिस्टेंस। लाइक अगर मैंने आज अपने पेशेंट को लेके चलना है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट, मुझे कैसे पता चलेगा कि 3 माह बाद इंप्रूवमेंट कितनी आई है। यानी आपके पास आप टेस्ट करवाओगे फॉर एग्जांपल 3 माह बाद, तब भी एलिवेटेड ही आएंगे फॉर एग्जांपल। अगर तो नॉर्मल आ जाते फिर तो आपको पता चल जाएगा ना मेरा ट्रीटमेंट ठीक रहा। लेकिन अगर एलिवेटेड आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंप्रूवमेंट कितनी हुई, आपको वैसे कोई डाटा ही नहीं है। तो उसके लिए एक स्कोर होता है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस स्कोर। ठीक है, यानी आपके पास क्वांटिटेटिव कोई फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको रेजिस्टेंस स्कोर बोलते हैं, या फिर जिसे होमा IR बोलते हैं, होम्योस्टेटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि आपके पास ये दोनों टेस्ट जब आ जाते हैं ना, इनकी रीडिंग्स आ जाती हैं, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इनकी रीडिंग्स को, और डिवाइड कर देना आपने 405 से। अगर तो डिवाइड करने के बाद आंसर आपका आता है 1 to 2.5 के दरमियान, तो इसका मतलब है नॉर्मल है, कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है ज़रूर, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 2.5 आता है, तो इसका मतलब है सिग्निफिकेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी हुई है, और जो लॉग्स हैं वो जैम हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो अगर 1 से कम होती है, तो वो तो फिर आप, इसका मतलब आपको खुद पता है कि बॉडी बिल्कुल आइडियल स्टेट पे है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास ऑब्जेक्टिव डाटा आ जाता है कि मेरे पेशेंट का लेट्स सपोज 2.5 से ज़्यादा है।
आज की डेट में। तो अब आपको ये पता चलेगा मैंने इनका 3 to 6 मंथ्स तक का एक प्रोग्राम लेके चलना है, और मैंने अब डाइटरी प्लान इस तरह बनाने हैं कि ये रिवर्स करे, और 3 माह के बाद जब मैं यही दोनों टेस्ट करवाऊँ तो मैं यही स्कोर निकालूँ तो मुझे पता हो कि 2.5 से नीचे आ गई, कितना आ गया, फिर आगे मजीद आप प्रोटोकॉल लेके चलेंगे। ठीक है। अब तीसरा जो टेस्ट होता है ना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये है होता है ट्राइग्लिसराइड्स एंड एचडीएल रेशो का। ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया ना कि टॉक्सिक फैटी मेटाबोलाइट्स ब्लड में रिलीज होते हैं। ठीक है। अब जितना ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हुआ होगा ना, तो और एचडीएल का लेवल जितना कम होगा, आप ये हमेशा के लिए याद रखें कि ये इसका मतलब ये है कि बॉडी में हाई इंसुलिन है। ठीक है। यानी अगर आप अपने पेशेंट का सबसे पहले भी ट्राइग्लिसराइड्स यानी एचडीएल का टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये क्विक जो है ना बता देगा, क्विकली बता देगा कि अगर ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं और एचडीएल कम है, इसका मतलब है कि हाई इंसुलिन बॉडी में हुई है। उसके बाद आप फास्टिंग ब्लड इंसुलिन एंड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है। इसकी रेशो भी अगर आपकी 2 से ज़्यादा आ जाती है तो ये रेड फ्लैग है। ठीक है। जो कि रिपोर्ट के ऊपर लिखा होगा कि रेशो कितनी आई है। ठीक है। तो अब आपका जो बीइंग अ डाइटिशियन, अब आपको इस तरह की इंटरप्रिटेशन करनी आ गई कि जब ये रेशो हाई होगी ना, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन हाई है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है या नहीं हुई ये भी कंफर्म नहीं होता, वो बाकी टेस्ट से कंफर्म होता है। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होता है ना, जिसे आपने चेक करना होता है कि आपने जो डाइट दी है, ठीक है, या डाइट देने से पहले कि उनकी बॉडी किन फूड्स को किस तरह रिस्पॉन्स करती है। लेट्स सपोज इसको बोलते हैं पोस्ट प्रेंडिया ग्लूकोज एंड इंसुलिन टेस्ट। ठीक है। कि आपने खाने के बाद 2 घंटे बाद उनका टेस्ट करवाना है, इंसुलिन का भी और ग्लूकोज का भी। ठीक है। तो ये आपको होता क्या है कि 2 घंटे बाद ना, खाना खाने के 2 घंटे बाद जो ब्लड शुगर है ना, वो बढ़ती है, और साथ ही बड़ी मोडेस्टली ना वो अपनी बेस लाइन पे आती रहती है 2 घंटे के बाद। मतलब ब्लड में ग्लूकोज बेस लाइन पे रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है। लेस देन 140 mg जो है, सॉरी, लेस देन 100 mg पर डे। ठीक है। नॉर्मल पे रहता है 2 घंटे के खाने के बाद। अगर आपने उन्हें 2 घंटे के बाद खाना खाने के बाद उनसे टेस्ट करवाया और वो एलिवेटेड आए, तो इंसुलिन भी और जो है ग्लूकोज भी, तो ये आपको बता देगा कि इनकी बॉडी आज कितना रिस्पॉन्स कर रही है खाने को। और जब आपने उन्हें डाइट प्लान देना है, जारी बात है आपने इंटरवेंशन करनी है, डाइटरी चेंजिंग्स करनी है, तो वो जो आप डाइट देंगे, जब वो 2 घंटे बाद टेस्ट उसका खाने के बाद करेंगे, जैसे ग्लूकोमीटर बहुत सारे घरों में होता है, तो जब वो शुगर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आपकी डाइट जो आपने दी है वो किस तरह इनकी बॉडी किस तरह उसको रिस्पॉन्स कर रही है। ये आपको ट्रैकिंग देगा, ये वाला टेस्ट। ठीक है। तो इस टेस्ट को भी पहले करवा लेना बेहतर होता है कि आपके पास पहले से डाटा हो, डाइट प्लान फॉलो करवाने से पहले, कि इनकी बॉडी खाना जो इन्होंने खाया था उसको कैसे रिस्पॉन्स करिए। अब जो मैंने डाइट प्लान दिया है, पहला खाना खाया और ग्लूकोमीटर से चेक कर लिया, बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है, अगला खाना, फिर उससे अगला खाना। तो जब आपके पास डाटा आता जाता है ना, तो आपको पता चलता जाता है कि मेरा डाइटरी प्लान इफेक्टिव है या मुझे इसको चेंज करना है। ठीक है। तो अगर मैं आपको कंक्लूड करूँ ना ये सारे टेस्ट, तो अगर आप जो ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल रेशियो है वो आपको देती है क्विक, अगर वो हाई आते हैं तो आपको क्विक डाटा दे देती है कि देखें इंसुलिन हाई है, इसी वजह से ये रेशियो हाई है। ठीक है। लेकिन अगर आपने चेक करना है कि कितने रेजिस्टेंस तक बात पहुंची हुई है या रेजिस्टेंस से पहले तक की सिर्फ इंसुलिन बढ़ी हुई है, तो फिर आपने इंसुलिन और जो ग्लूकोज है इसके आपने टेस्ट करवा लेने फास्टिंग में। ठीक है। फिर अगर आपने ये देखना है कि आपके पेशेंट के
जो सिम्पटम्स आ रहे थे कि खाना खाने के बाद भी लेथार्जी हो रही है, तो जो आप खाना दे रहे हैं वो किस हद तक इफेक्टिव है, तो आप पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डायग्नोसिस, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। मेरी स्पीड ठीक है, आप मुझे ज़रा बताएं, और मैं इसको बहुत सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको मुझे जल्दी से बताना है। समझ आ रही है? यस मैम, आप बहुत अच्छा समझा रही हैं। चलें, अगर मेरी स्पीड ठीक है तो फिर मैं इसी स्पीड के साथ चलती हूँ। अब हमारा काइंड जो, जी, आप इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी हमें? इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। मैम अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे से समझा रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत